हेलो 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 हेलो। हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमारे साथ जितने लोग लाइव सेशन में बने हैं, आप सभी लोग मैसेज करें, कमेंट करें, क्या हमारी वॉइस और वीडियो क्लियर है, जिससे मैं क्लास को कंटिन्यू कर पाऊँ। आप सभी लोग मैसेज करें, कमेंट करें भाई। गुड इवनिंग दीपक जी, बबलू पाल जी, जय हिंद। दीपक दीक्षित जी, सुनील कुमार, कृष्णकांत जी, कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें, सेशन को लाइक करें। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। जैसा कि आप सभी लोग को ज्ञात है कि पिछली क्लास में हम सब मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे और मैग्नेटिज्म के थियरी कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसके हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप सभी लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, प्रेरकत्व की एसआई इकाई क्या है? बताइए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस? वेबर, हेनरी, टेस्ला, फैरड। चलिए बताइए। अब देखिए यहाँ पे प्रेरकत्व अर्थात इंडक्टेंस की यूनिट पूछ रहे हैं। अब इंडक्टेंस की यूनिट से तात्पर्य होगा कि आपका यल का यूनिट पूछ रहे हैं। यल की क्या पूछ रहे हैं? यूनिट पूछ रहे हैं। चलिए आप सभी लोग जवाब दीजिए भाई। सिस्टम में प्रॉब्लम। चलिए आगे। ठीक है, चलिए बात करिए। तो आपको पता है बेवर किसका मात्रक होता है भाई? फ्लक्स का। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? बेवर होता है। ये फ्लक्स है। और हेनरी किसका मात्रक होता है? इंडक्टेंस का। इंडक्टेंस।
इंडक्टेंस जिसको हम यल से दिखाते हैं, जिसी को आप प्रेरकत्व कह रहे हो, इसी को आप क्या कह रहे हो, प्रेरकत्व कह रहे हो। और टेस्ला किसका मात्रक होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, फ्लक्स डेंसिटी का, जिसको हम बी से दिखाते हैं, इसी को कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। और या इसी को हम जो ये टेस्ला है बी बराबर होता है फाई अपान ए होता है, इसी को हम वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और फैराड किसका होता है, कैपेसिटेंस का मात्रक होता है, कैपेसिटेंस का मात्रक क्या होता है, फैराड, जिसे हम कहते हैं धारिता, धारिता का जो मात्रक होता है आपका फैराड होता है। क्लियर बात है? तो सभी लोग फटाफट इस सेशन को शेयर करें, सेशन को लाइक करें, जिससे मैक्सिमम लोग लाइव सेशन में जुड़ पाए। और आप सबको पता है इंडक्शन यल बराबर होता है म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर अपान आई होता है, यही सबको पता है भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम सब अब कहानी को कंटिन्यूअस करते हैं, शुरुआत किया जाए। और ये इंडक्टेंस आया कहाँ से, एक मात्रक और जान लें, फाई समानुपाती आपका क्या था भाई, फाई समानुपाती आप था एन, सॉरी हाँ सही है, एन फाई के एन आई के था। तो यहाँ पे अगर हम सब बात करें तो यही हमने हटा दिया था, तो ये यहाँ पे एल एन आई आ गया था, तो यह यल बराबर हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक चीज और करते हैं, इसको हटाइए, केवल आई करिए, केवल आई करिए, आई के था तो यहाँ आई आ गया था, तो यल बराबर हो गया था फाई अपान आई। तो यहाँ मात्रक होता है वेबर प्रति एम्पियर भी होता है, वेबर प्रति क्या होता है, एम्पियर, ये भी मात्रक याद रहे। या इसी को हम सब कहते हैं हेनरी, वेबर प्रति एम्पियर को ही हेनरी बोला जाता है, वेबर प्रति एम्पियर को ही क्या बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं, ये भी आपको याद रहना चाहिए। चले शुरुआत करें, स्टार्ट। शुद्ध प्रेरक एसी परिपथ में धारा वोल्टेज से कितने कोण पीछे रहती है, ये तो एसी का है, फिर भी आप सब लोग बता दीजिए, बताइए शुद्ध प्रेरक एसी परिपथ में धारा वोल्टेज से कितना कोण पीछे रहती है। तो आपको पता है अगर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर अगर एसी सर्किट में जुड़ा है, एसी सर्किट में जुड़ा है, यहाँ का वोल्टेज भी है, इसमें धारा आई जा रही है, तो इसका जो करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है, जो करंट होता है वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करता है, लैग करता है। कितना पीछे रहता है, 90 डिग्री, प्योर कैपेसिटर वाले में यही रहता है ना भाई। तो आप सभी लोग का जवाब आ पा रहा है, वॉइस और वीडियो क्लियर है, सभी लोग इस सेशन को शेयर करें, सेशन को लाइक करें, और जो लोग नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब भी करें सर। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्रेरक में संचित ऊर्जा का सूत्र क्या है, बताइए, प्रेरक में संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, एल आई स्क्वायर, या फिर हाफ एल आई स्क्वायर, या हाफ सी बी स्क्वायर, या वी आई स्क्वायर। तो आपको पता है प्रेरक में जो संचित ऊर्जा होता है, प्रेरक में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा वो होता है आपका हाफ एल आई स्क्वायर होता है। और संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होता है, संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होता है उसका मान कितना होता है भाई, संधारित्र में संचित ऊर्जा कितना होता है, हाफ सी बी स्क्वायर। और ये कहाँ संचित होता है, संधारित्र, ये वैद्युत क्षेत्र में होता है, ये कहाँ होता है, वैद्युत क्षेत्र में होता है। और कहाँ पे होता है, आपका परावैद्युत माध्यम, परावैद्युत माध्यम में होता है, ठीक है। ये वैद्युत ऊर्जा होता है, इसमें जो संचित ऊर्जा होता है वो मैग्नेटिक एनर्जी होता है, चुंबकीय ऊर्जा होता है, ये क्या होता है आपका, चुंबकीय ऊर्जा होता है। अब ये कहाँ संचित होता है, एयर गैप में, कहाँ होता है, एयर गैप में, कॉइल के कहाँ होगा, एयर गैप में होगा। इंडक्टर जो संचित ऊर्जा होगा वो कॉइल के एयर गैप में होगा। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। तो जितने लोग बी जवाब दिए हैं बहुत बढ़िया, कृष्णकांत जी, डब्लू जी बहुत अच्छे।
सभी लोग इस सेशन को शेयर करें, सेशन को लाइक करें, जिससे मैक्सिमम लोग लाइव सेशन में बन पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्रेरकी प्रतिघात का सूत्र क्या है? प्रेरकी प्रतिघात मतलब आपका एक्सएल, एक्सएल का सूत्र पूछ रहे हैं, तो बताइए। एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल, एक्सएल बराबर 1/2 पाई एफ एल, एक्सएल बराबर 2 पाई एफ सी, एक्सएल बराबर 1/2 एफ। तो देखो, चूंकि आपको पता है, इसे हम बोलते हैं प्रेरकी प्रतिघात का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल होता है वो बराबर होता है ओमेगा एल के, या इसी को हम लिख सकते हैं एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल। चूंकि आपको पता है एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा बराबर वो होता है 2 पाई एफ के, तो वही रख देंगे, तो इसलिए इसका मान यही आएगा। और मात्रक इसका क्या होगा? ओम होगा। इसका मात्रक क्या होगा? एम, ओम। अगर हम धारती प्रतिघात की बात करें, किसकी बात करें? धारती प्रतिघात। अगर धारती प्रतिघात की बात करें, तो अगर धारतीय अगर प्रतिघात की बात करें, धारती प्रतिघात यक्सी, यक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, या होता है 1/2 पाई एफ सी के बराबर होता है। याद है, इसका भी मात्रक क्या होगा? ओम भी होगा। चाहे इंडक्टिव रिएक्टेंस हो चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, दोनों का मात्रक ओम होगा। क्लियर बात है? कितने लोग का जवाब जैस क्लियर आंसर आया भाई? संदीप कुमार जी एक आ रहे हैं, बहुत डब्लू जी एग्जैक्ट आंसर दिए। ऑप्शन आपका ए सही है। ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा। तो आप सभी लोग, जितने लोग लाइव सेशन बन रहे हैं, पहले आते ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नहीं सब्सक्राइब किए, आते ही पहले सेशन को लाइक करें और चैनल को शेयर करें, जिससे मैक्सिमम लोग लाइव सेशन में बन पाए। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। डीसी की स्थिर अवस्था में आदर्श प्रेरक किसके समान व्यवहार करता है? बताइए भाई। डीसी की अगर स्थिर अवस्था में आदर्श प्रेरक किसके समान व्यवहार करेगा? आइडियल इंडक्टर किसके समान व्यवहार करेगा? देखते हैं कितने लोग जवाब दे। ओपन सर्किट की बात व्यवहार करेगा, कि शॉर्ट सर्किट की बात व्यवहार करेगा, कि कैपेसिटर की बात व्यवहार करेगा, कि हाई रेजिस्टेंस? तो याद रहे, डीसी की अगर स्थिर अवस्था है, स्थिर अवस्था, स्टडी केस, स्टैंड स्टिल कंडीशन में, स्टडी पोजीशन में क्या होता है आपका? जो इंडक्टर है, जो प्रेरक है, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट का काम करता है, शॉर्ट सर्किट का काम करता है, काम करता है। क्यों करता है? क्यों? क्योंकि डीसी में एफ बराबर 0 होने से एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल, ये भी क्या आ जाएगा? 0। अब जिसका प्रतिरोध हो जाएगा 0, तो सर्किट क्या होगा? शॉर्ट सर्किट का काम करेगा। सब क्या होगा? शॉर्ट सर्किट, क्योंकि डीसी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो इसका प्रतिरोध 0 हो जाएगा, और जैसे प्रतिरोध 0 होगा तो करंट मैक्सिमम जाएगा, अर्थात शॉर्ट सर्किट का ये काम करेगा। क्लियर बात हुआ भाई? पांचवें का बी सही है सर, अर्थात ऑप्शन आपका बी सही है। किसने जवाब दिया? डब्लू पाल सिंह जी, बहुत बढ़िया। सभी लोग भाई जवाब देते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित ईएमएफ, लेंज के नियम के अनुसार जो प्रेरित ईएमएफ है वो अपने कारण का समर्थन करता है, अपने कारण का विरोध करता है, धारा से स्वतंत्र होता है, हमेशा शून्य होता है। अब देखिए, लेंज ने ये बताया था कि जो क्वाइल में ईएमएफ उत्पन्न होता है वह जिसके कारण उत्पन्न है वह उसी का विरोध करता है। किसने बताया था? लेंज ने। तो लेंज ये का नियम बताता है, अगर वो फ्लक्स परिवर्तन कार्य उत्पन्न हुआ है तो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करेगा, अगर धारा परिवर्तन कार्य उत्पन्न हुआ है तो धारा परिवर्तन का विरोध करेगा। क्लियर बात है? तो ये क्या करता है? अपने कारण का विरोध करता है। और लेंज नियम ये बताता है जितनी एनर्जी उत्पन्न हो रही उतने का ही विरोध करेगा, अर्थात एनर्जी खत्म नहीं होगी, अर्थात ये ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि भी करता है। लेंज का नियम याद रहे, ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि भी करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि भी करता है, नियम की पुष्टि भी करता है, पुष्टि भी करता है। याद रहे, ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि भी करता है।
क्लियर बात, यहां तक याद रहे। और लेंज का जो नियम है, या ईएमएफ जिसके कारण उत्पन्न होता है, ईएमएफ जिससे उत्पन्न होता है, जिससे उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उसी का विरोध करता है, उसी का विरोध करता है, यही लेंज ने बताया है, विरोध करता है। इसलिए ईएमएफ के फार्मूले में माइनस एन डी फाई अपान क्या लिखते हैं, dt लिखते हैं। क्लियर बात है, ये सबको पता है भाई, सबका जवाब आ चुका, बहुत बढ़िया। संदीप कुमार जी अभी आए हैं, बी ऑप्शन, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। स्वप्रेरित ईएमएफ का सूत्र बताइए, सेल्फ इंडक्टेंस का सूत्र बताइए। ई बराबर एल डी आई पाइन डी टी, ई बराबर माइनस एल डी आई पाइन डी टी, ई बराबर माइनस सी डी बी अपान डी टी, ई बराबर आई आर। देखिए आपको पता है कि इंडक्टर जो सेल्फ ईएमएफ होता है, सेल्फ ईएमएफ, जैसे मान ले रहा है एक कॉइल यहाँ पे है, ट्रांसफार्मर ही ले लेते हैं, मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर की एक कॉइल यहाँ है और दूसरी कॉइल यहाँ है, ठीक है, पास है। इसमें हम एसी धारा देंगे, परिवर्तित धारा देंगे, तो फ्लक्स उत्पन्न होगा। फ्लक्स दोनों को क्या करेगा, कट करेगा, फ्लक्स दोनों को क्या करेगा, कट करेगा। तो इसमें पहले कॉइल में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो आपका सेल्फ ईएमएफ होगा, वो आपका क्या होगा, सेल्फ ईएमएफ होगा। और दूसरे कॉइल में जो ईएमएफ होगा वो म्यूचुअल ईएमएफ होगा, क्योंकि पहले कॉइल का फ्लक्स दूसरे को काट रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें म्यूचुअल ईएमएफ होगा, इसमें म्यूचुअल ईएमएफ होगा। अब म्यूचुअल ईएमएफ, सेल्फ ईएमएफ होता है माइनस एल आपका डी आई अपान डी टी, ये रहेगा। और म्यूचुअल ईएमएफ आपका ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर माइनस एम रहेगा, और ये होगा डी आई अपान डी टी। ये जहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस है, एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। और जो यल है, यल को हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, यल को हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। क्लियर बात है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, माइनस एल डी आई अपान डी टी, ऑप्शन कौन सा सही है, बी। तो सभी लोग का जवाब आ चुका भाई, सभी लोग का जवाब आ चुका, 7 का बी। आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें, सेशन को लाइक करें, और जो लोग नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। 0.5 प्रेरक को 0.5 हेनरी, 0.5 हेनरी प्रेरक को 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ने पर उसका प्रेरकी प्रतिघात लगभग कितना होगा। देखिए यल का मान कितना दे दिए हैं, यल का मान कितना दे दिए हैं, यल बराबर आपको दे दिए 0.2 हेनरी, और फ्रीक्वेंसी कितना दे दिए आपको, 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो आपसे स्वप्रेरकी प्रतिघात पूछ रहे हैं, मतलब एक्सएल बराबर पूछ रहे हैं। तो सबको पता है, सब जानते हैं कि चूंकि एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल होता है, ये सबको पता है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई, एफ का मान 50 है, एल का मान कितना दिए हैं, 0.2 दिए हैं, यही दिए हैं। पाई के पदों में पाई का मान रख देना है, पाई के मान क्या रख देना है, पाई के मान रख दीजिए। तो 50 दूना क्या आ जाएगा, 100, और 100 दूना 200, तो मतलब ये 20 गुड़े पाई आ जाएगा, 20 पाई आएगा, ये आपका क्या आएगा, 20 पाई आएगा। अब यहाँ पे 20 इंटू 3.14, पाई का मान सबको पता है, पाई का मान होता है 3.14, गुड़ा कर दे भाई, तो ये आपका 2 चौका 8, 2 एक कम 2, 2 3 6, अब दशमलव आपका 2 अंक पे लगेगा, तो अर्थात 62.2 आएगा, 62.2 ओम आ जाएगा। कितने लोग जवाब दे पाए भाई, 62.2 ओम। कितने लोग का जवाब आ पाया, कितने लोग जवाब दे पाए, 7 का बी है सर। आप बताइए 8वें क्वेश्चन का, 8वें क्वेश्चन का जवाब बताइए, 8वें क्वेश्चन का क्या आएगा जवाब, 62.8। सभी लोग इस सेशन को शेयर करें, सेशन को लाइक करें। चलिए
बहुत बढ़िया। डब्लू जी बहुत बढ़िया। संदीप कुमार जी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। दो असयुग्मी प्रेरक 4 हेनरी 6 हेनरी श्रेणी में जुड़े हैं। अब देखिए, एक यह है आपका और एक आपका यह है, श्रेणी में जुड़े हैं। ए एल वन है, ए एल टू है। ठीक। और इसका मान कितना है? 4 हेनरी है। और इसका मान क्या है आपका? 6 हेनरी है। क्या? तुल्य प्रेरकत असयुग्मित। असयुग्मित मतलब इसका फ्लक्स इससे नहीं कट रहा है, ना तो इसका फ्लक्स इससे कट रहा है। तो अर्थात यहाँ पर यम का मान आपका 0 आएगा। मतलब इनके बीच कोई कपलिंग है, म्यूचुअल कपलिंग नहीं हो रहा है, म्यूचुअल कपलिंग नहीं हो रहा है। असंयुग्मित है तो सीधे आपका जो यल इक्विवेलेंट होगा वह L1 प्लस L2 के बराबर होगा। तो 4 प्लस 6 आएगा, इसका मतलब ये 10 आ जाएगा। 10 हेनरी होगा। यल इक्विवेलेंट कितना आएगा आपका? 10 हेनरी आएगा। तो 10 हेनरी कौन सा सही है? ऑप्शन आपका सी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? सी। तो जितने लोग सी जवाब दिए हैं उनका जवाब परफेक्ट है। हमारे साथ जितने लोग लाइव सेशन बन रहे हैं सभी लोग इस सेशन को शेयर करें, सेशन को लाइक करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जवाब दीजिए भाई, फटाफट इस सेशन को शेयर करिए आप सभी लोग। भाई आप सभी लोग सेशन को शेयर करते रहिए, और जो लोग नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप सब लोग भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दें। हमारे साथ जितने लोग लाइव सेशन जुड़े हैं आप सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दें आप सब। चलिए शुरुआत किया जाए भाई। बताइए कितने लोग जवाब दे पाए? सर स्टडी विथ विजय जुड़ चुके हैं। सर 9 का सी, सी 2 है। देखिए 2 हेनरी, दो असंयुग्मित प्रेरक 6 हेनरी और 3 हरी समांतर में जुड़े हैं। देखो जी, ए समांतर में ऐसे जुड़ेगा, ए ऐसे जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ से धारा हम दे रहे हैं। इसमें आपका ये L1 है, ये L2 है। इसका फ्लक्स इसमें भी m बराबर 0, मतलब इसका फ्लक्स इससे नहीं कट कर रहा है, इसका फ्लक्स इससे नहीं कट कर रहा है। कहने का मतलब इस प्रकार है, ये फ्लक्स अपना पाथ यहीं कंप्लीट कर दे रहा है और ये अपना पाथ अपने में ही कंप्लीट कर ले रहा है। दोनों का फ्लक्स अपने में ही है, किसी से कट नहीं कर रहा है। तो आप समांतर में जुड़े हैं तो 1/L इक्विवेलेंट बराबर 1/L1 प्लस 1/ क्या हो जाएगा? L2। यही होगा फॉर्मूला। अब यूज करिए। तो L1 का मान कितना है भाई आपका? या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, या इसी फार्मूले को आप लिख सकते हैं, यल इक्विवेलेंट बराबर L1 इंटू L2 अपान L1 प्लस क्या हो जाएगा? L2। तो L1 का मान कितना है भाई? 6 × 3। L1 का मान 6 प्लस 3 तो आ जाएगा 18/9। 9 दूना 18, अर्थात ये 2 हेनरी आ जाएगा। यल इक्विवेलेंट का मान कितना होगा? 2 हेनरी। तो 2 हेनरी कौन सा जवाब सही है? बी। तो जितने लोग बी जवाब दिए हैं सबका बी जवाब आया है, 10 का बी। सही बात संदीप कुमार जी, बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यदि आवृत्ति दुगनी कर दी जाए और प्रेरकत्व स्थिर रहे तो प्रेरकी प्रतिघात कितना होगा? अब देखो भाई, प्रेरकी प्रतिघात कितना होगा? चूंकि आपको पता है प्रेरकी प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात,
प्रतिघात रिएक्टेंस जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, प्रेरकी प्रतिघात XL बराबर 2 पाई एफ एल होता है। तो XL समानुपाती किसके होगा? एफ के होगा। तो बताइए, अगर फ्रीक्वेंसी 2 गुना करें, अगर फ्रीक्वेंसी 2 गुना करें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। प्रेरकी प्रतिघात भी क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। कितने लोग भाई बी जवाब दिए हैं? कृष्णकांत जी कह रहे हैं बी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टडी विद विजय भी आ गया सर, 2 टाइम्स हो जाएगा, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किसी कुंडली का प्रेरकत्व मुख्यतः किसके वर्ग के समानुपाती होता है? किसी कुंडली का प्रेरकत्व किसके वर्ग के समानुपाती होगा? कुंडली का जो प्रेरकत्व है किसके वर्ग के समानुपाती होता है? धारा के वर्ग के, वोल्टेज के, फेरों की संख्या के, या आवृत्ति के? तो देखिए, तो कुंडली का जो प्रेरकत्व होता है वो यल बराबर आपको पता है फाई अपान क्या होता है? आई होता है। और चूंकि फाई समानुपाती होता है आपका एन आई के, फाई समानुपाती होता है आपका एन आई के, तो इसकी जगह हम फाई की जगह क्या रखेंगे भाई? यहाँ पे भी एन फाई रहता है, यहाँ भी एन फाई रहता है, तो यहाँ पे यल बराबर आपका आ जाएगा एन स्क्वायर। क्या जाएगा? ये एन स्क्वायर। अर्थात जो आपका यहाँ पे प्रेरकत्व है वो समानुपाती होगा किसके? एन स्क्वायर के होगा। नंबर ऑफ टर्न के वर्ग के क्या होता है? समानुपाती होता है। नंबर ऑफ टर्न के वर्ग के क्या होता है? समानुपाती। फेरों की संख्या के वर्ग के क्या होता है? समानुपाती होता है। फेरों की वर्ग की संख्या के समानुपाती होता है। इसका जवाब कितने लोग दे दिए हैं भाई? सर एज सही होगा। इसका धारक नहीं होता है भाई, फेरों की संख्या के वर्ग के क्या होता है? समानुपाती होता है। गलती नहीं करना है भाई, गलती नहीं करना है। और 5 की समानुपाती आपका एन आई होता है, तो एन आई रख देंगे तो एन स्क्वायर बचेगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रेरकी धारा में अचानक परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता है? सॉरी, प्रेरक की धारा में अचानक परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता है? प्रेरक अनंत धारा लेता है, स्वप्रेरित ईएमएफ धारा के परिवर्तन का विरोध करता है, प्रेरक का प्रतिरोध शून्य होता है, प्रेरक वोल्टेज को स्थिर रखता है। इसका जवाब सही से देना है भाई। अब देखिए, चूंकि सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है, सेल्फ इंडक्टेंस, अगर हम सब सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें तो सेल्फ इंडक्टेंस यल इक्वल टू माइनस, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस नहीं, सेल्फ ईएमएफ की बात कर रहे हैं। जो सेल्फ ईएमएफ होता है ई एम एफ बराबर होता है आपका माइनस यल डी आई अपान डी टी, यही होता है। सेल्फ ईएमएफ का मान क्या होता है? माइनस यल डी आई अपान डी टी। अर्थात ये धारा परिवर्तन का विरोध करता है, और जो धारा परिवर्तन का विरोध करता है उसी को इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कहते हैं। यल धारा परिवर्तन का, धारा परिवर्तन, परिवर्तन का विरोध करता है, धारा परिवर्तन का विरोध करता है, विरोध करता है। तो यल को ही इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कहा जाएगा, याद रहे। इसका मतलब वैद्युत जड़त्व कहते हैं, वैद्युत जड़त्व कहते हैं। अगर किसी कॉइल में, इंडक्टर में अगर धारा परिवर्तन तुरंत करना चाहेंगे तो वैद्युत जड़त्व विरोध करेगा, यल विरोध करेगा, तुरंत धारा परिवर्तन नहीं हो पाएगा। अर्थात धारा परिवर्तन, स्व प्रेरित ईएमएफ धारा परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। तो जितने लोग भाई जवाब दे चुके हैं 13 का बी, 13 का क्या रहेगा? बी रहेगा। जितने लोग बी जवाब दिए हैं उनका जवाब परफेक्ट है। सेशन को शेयर करते रहिए भाई, सेशन को शेयर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए। 2 हेनरी प्रेरक में, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्या मोबाइल भी हैंग मेरा कर रहा है भाई?
चलिए छोड़िए, हैंग कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 हेनरी प्रेरक में 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। अब देखिए यल का मान कितना है, 2 हेनरी है, आई का मान कितना है, 3 एम्पियर है। संचित ऊर्जा मतलब आपसे स्टोर एनर्जी पूछ रहे हैं, संचित ऊर्जा कितनी होगी, ई का मान पूछ रहे हैं। तो चूंकि ई बराबर होता है हाफ यल आई स्क्वायर, तो यहाँ पे हाफ यल का मान कितना है 2 इंटू आई का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 3 त्रिका 9, तो मतलब ये 9 जूल आएगा, 9 जूल आएगा। तो कौन सा सही आपका, सी सही है। जितने लोग 9 जूल सी ऑप्शन जवाब दिए हैं उनका जवाब सही होगा। बहुत बढ़िया। मोबाइल भी हैंग कर रहा है भाई। सभी लोग इस सेशन को शेयर करें, सेशन को लाइक करें, और जो लोग नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए बहुत बढ़िया। कृष्णकांत जी, अंकुश वर्मा जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग अंकुश जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप सब, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 2 युग्मित कुंडलियों के प्रेरकत्व, अब युग्मित हैं, L1 बराबर 4 हेनरी, L2 बराबर 9 हेनरी। देखिए यहाँ L1 का मान आपका 4 हेनरी है, L2 का मान यहाँ 9 हेनरी है, तथा युग्मन गुणांक K बराबर 0.5 है। पारस्परिक प्रेरकत्व कितना होगा, मतलब यहाँ यम का मान आपसे क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, यम का मान पूछ रहे हैं। तो चूंकि आपको पता है कि यम बराबर होता है के अंडर रूट L1 L2 के होता है, ये सबको पता है भाई। अब के का मान 0.5, L1 का मान है 4, L2 का मान है 9, तो 4 का वर्गमूल यहाँ पे 0.5 है ही, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो 3 दूना 6, 6 पंजे 30, तो यम बराबर 3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 3 हेनरी होगा। तो 3 हेनरी कौन सा सही आपका, ऑप्शन सी सही है। तो कितने लोग भाई सी जवाब दे पाए हैं, कितने लोग का जवाब सी आ पाया है, सबका जवाब सी आया, क्या सबका जवाब सी आ चुका भाई। कृष्णकांत जी बहुत बढ़िया, अंकुश वर्मा जी बहुत अच्छे, सबका सी 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 सी, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 2 युग्मित कुंडलियों के लिए L1, वही क्वेश्चन तो नहीं हो गया भाई, चलिए नहीं वही है। L1 का मान कितना है, 2 हेनरी, L2 का मान कितना है, 3 हेनरी, और यम का मान कितना है, 1 हेनरी। तो श्रेणी सहायक संयोजन में सीरीज एडिटिव नेचर का है, ये देखिए सीरीज एडिटिव संयोजन में कुल प्रेरकत्व बताना है। तो यहाँ पे सीरीज एडिटिव नेचर में, एडिटिव नेचर में बताना है। जब एडिटिव नेचर होगा तो यल इक्विवेलेंट क्या है, L1 प्लस L2 प्लस 2m होता है। तो यहाँ पे L1 का मान कितना है 2, L2 का मान कितना है 3, और 2 इंटू एम का मान कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 4 3 7 हेनरी आएगा। कितना आएगा, 7 हेनरी। कौन सा जवाब सही है, सी। क्या सबका जवाब सी आया, क्या सबका जवाब सी आया। हमारे साथ जितने लोग लाइव सेशन में बने हैं सभी लोग बताएं भाई, सबका जवाब सी आया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए आप सभी लोग पहली बार सेशन से जुड़े हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्त यार मित्रों के पास शेयर करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। प्रश्न 16 की, प्रश्न 16 क्या था भाई, L1 बराबर L2 बराबर और यम बराबर, यम 1 था, L1 कितना था 2 था, L2 3 था, कितना था भाई, ये 2 और 3, ये 2 हेनरी है, ये 3 हेनरी है, ये 1 हेनरी है। चलिए ठीक है। कह रहे हैं अगर विरोधी संयोजन में होंगे तो मतलब सब्ट्रैक्टिव नेचर में, कैसे हैं, सबट्रैक्टिव नेचर में, सबट्रैक्टिव नेचर में अगर हैं, सब्ट्रैक्टिव नेचर मतलब विरोध कर रहे हैं फ्लक्स एक दूसरे का, नेचर में यल इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 यहाँ -2m हो जाएगा।
तो L1 का मान 2, L2 का मान 3 माइनस 2 इंटू एम का मान 1, तो ये आ जाएगा 3 2 5, 5 में से गया 4 हेनरी आएगा। तो कौन सा जवाब होगा? हाँ 3 2 2 घटेगा भाई, सॉरी 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 सॉरी, 3 2 5, 5 में से 2 गया 3 हेनरी। कितना आएगा? 3 हेनरी आएगा, 3 हेनरी आएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। क्या सभी का ऑप्शन बी आया? क्या सभी का ऑप्शन बी आ गया भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 10 हेनरी प्रेरक में धारा 0.2 सेकंड में 5 एम्पियर से घटकर 1 एम्पियर हो जाता है। 5 एम्पियर से घटके 1 एम्पियर हो जाता है, तो ईएमएफ का परिमाण कितना होगा? अब देखिए, ये आपको यल दे दिए, यल बराबर कितना दे दिए? यल बराबर 10 हेनरी। टाइम कितना दे दिए? मतलब dt का मान दे दिए 0.2 सेकेंड, ठीक। और यहाँ पे I1 का मान कितना है? पहले 5 एम्पियर, बाद में I2 कितना हो गया आपका? 1 एम्पियर। तो यहाँ पे अगर DI निकालेंगे तो होगा I2 माइनस I1। तो I2 का मान कितना है? 1। I1 का मान कितना है? 5। तो आ जाएगा -4 आ जाएगा। यही है ना भाई, -4 एम्पियर आ जाएगा। तब कह रहा है ईएमएफ बताओ। तो चूंकि आपको पता है, इधर देखिए भाई, चूंकि आप सबको पता है कि चूंकि ई बराबर होता है, ई बराबर क्या होता है? -L/dI/dt। सॉरी भाई। देखिए, अब यल का मान रखिए माइनस है, यल का मान कितना दिए हैं? 10 इंटू डी का मान कितना है? डी का मान -4, यहाँ पे -4। dt का मान कितना है? 0.2। ये आ गया, क्लियर बात। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ जाएगा 40, 10 40, 40 में 2 का भाग करेंगे आपका आ जाएगा 20, 1 0 200 वोल्ट। कितना आएगा? 200 वोल्ट आएगा। कितना आएगा? 200 वोल्ट आएगा, 200 वोल्ट आएगा। कौन सा जवाब सही है? ऑप्शन सी सही है। कितने लोग 200 बताएं भाई? फटाफट आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करते रहे, सेशन को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बढ़िया। और सब लोग भी जवाब देते रहे भाई, जितने लोग लाइव सेशन में बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। एक आरएल परिपथ में यल बराबर 2 हेनरी, आर बराबर 100, ये क्या वैल्यू दिए हैं भाई? 100 मेगा दिए हैं, मेगा तो होगा नहीं, ओम में होगा। चलिए ये ओम में है, मान लेते हैं 100 ओम है। हाँ 100 ओम भी, चलो वैल्यू रखते हैं। देखिए यल का मान है 2 हेनरी, आर का मान यहाँ पे ये 10 ही होना चाहिए, चलिए 100 लिख रहा है तो 100 देख लेते हैं। ये 100 ओम दिए हैं, बहुत ज्यादा है भाई। आर का मान 10 ओम है, यहाँ ओम है भाई, ये ओम है, ये इसको हटा दीजिए ऐसे, ये 10 ओम है। तो कह रहा है समय स्थिरांक, तो समय स्थिरांक का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं। समय स्थिरांक टाउ बराबर L/R। तो यल का मान है 2, आर का मान कितना है? 10। तो 0.2 आएगा, 0.2 क्या हो जाएगा? सेकंड। कौन सा जवाब सही आपका? ऑप्शन बी सही है। इसका जवाब कितने लोग दे पाए भाई? कोई जवाब देने वाला नहीं है। जवाब दीजिए भाई, तैयारी भाई, एलपी क्रैक करना है तो हमें मेहनत करना पड़ेगा। जो थियरी लिखा है वो रिवाइज करिए, उसी से सब क्वेश्चन है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। देखिए 20वां नंबर, आरएल परिपथ में स्विच बंद करने के एक समय स्थिरांक बाद धारा अपने अंतिम मान की लगभग कितनी प्रतिशत हो जाती है? तो टी बराबर जब हम कर दें टाउ के, टाउ मतलब समय स्थिरांक,
समय स्थिरांक के अगर बराबर हो जाए, स्थिरांक के बराबर हो जाए तब की बात करें, तो चूंकि इनकी लगभग जो धारा है आई बराबर ये आई मैक्स, और यहाँ पे होता है 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपान टाउ होता है, यही होता है। अब रख दीजिए, तो आई बराबर आई मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, और टाउ की जगह भी टी आ जाएगा, टाउ की जगह भी क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, अपान टी। तो टी टी कैंसिल होके यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आई मैक्स आपका 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 बचेगा। अब इसी को लिख सकते हैं आई मैक्स आपका 1 माइनस 1 अपान ई, 1 अपान क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और ई का मान पता है 2.178 ऐसे होता है, तो यहाँ पे अगर रख देंगे हल करेंगे तो ये आई बराबर आ जाएगा आपका 0.63, एक भी से घटेगा भाई, हाँ इसका भाग करिए, ये 3/6 आएगा, 1 जो ई का मान है ये 0.36 आएगा। कितना आएगा, भाग कर लीजिए भाई, एक बार भाग करिए, सभी लोग भाग करिए, हल करिए, वैल्यू रख के हल करेंगे तो आएगा लगभग आपका 63.2% के बराबर आएगा आई मैक्स का। इसको हल करेंगे तो यही आएगा। तो कौन सा जवाब सही है, ऑप्शन आपका सी सही है, जैसे आपका कैपिटल में बताया गया था, सेम वही है इसका भी चार्जिंग का। चलिए, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है बताइए भाई, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई इकाई बताओ भाई। टेस्ला किसका होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, डेंसिटी की एसआई इकाई क्या होती है आपकी, टेस्ला होती है। वेबर क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है। हेनरी किसका होता है भाई, हेनरी इंडक्टेंस का होता है, इंडक्टेंस का होता है। एम्पियर टन यम यम एफ का होता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का पूछ रहे हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स मतलब यही मैग्नेटिक फ्लक्स का पूछ रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का पूछ रहे हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, वेबर होता है, क्या होता है, वेबर। क्लियर बात है, सबका जवाब आया भाई, सबका जवाब आया, सबका जवाब आया भाई बी। ब्रजमोहन जी बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, संदीप कुमार जी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, ये तो अभी आपने बताया भाई टेस्ला होता है। चलिए, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व की एसआई इकाई अभी आपको बताया गया, ये वेबर होता है फ्लक्स का, वेबर होता है फ्लक्स का। टेस्ला होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। हेनरी होता है प्रेरकत्व का, प्रेरकत्व का या इंडक्टेंस का। जूल तो भाई कार्य का है, जूल क्या है, कार्य या ऊर्जा का है, कार्य या ऊर्जा। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होगा भाई, टेस्ला। और टेस्ला को ही टेस्ला बराबर किसके होता है, टेस्ला बराबर होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के, क्योंकि भाई बी बराबर होता है फाई अपान ए से, यहाँ निकालेंगे फाई का मात्रक हो जाएगा वेबर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, या इसी को हम क्या कहते हैं, टेस्ला बोलते हैं, या इसी को क्या बोलेंगे, टेस्ला। क्लियर बात यहाँ तक, सभी का जवाब आ गया भाई, सभी का जवाब। आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें, लाइक करें, और जो लोग नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए,
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये मोटर के घूमने की दिशा पता करते हैं, मोटर के घूमने की दिशा पता करते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटर में यूज किया जाता है, वोल्टेज। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम और लेंज नियम तो ये बताता है ईएमएफ के लिए, और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम ही यूज किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर कंडक्टर के धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में करते हैं। और कैसे करते हैं आइए जानते हैं। जैसे किसी कंडक्टर में अगर करंट ऊपर जा रहा है तो हम कहेंगे करंट अंदर जा रहा है, ये करंट क्या है, अंदर जा रहा है, तो इसको हम दिखाएंगे ऐसे क्रॉस से। अगर किसी में करंट अगर बाहर आ रहा है तो उसको हम दिखाएंगे ऐसे डॉट से, तो बाहर करंट आ रही है। अगर किसी कॉइल में करंट अंदर जा रही है, ये अंदर है भाई, अंदर जा रही है तो क्रॉस से, बाहर आ रही है तो डॉट से। अब देखिए, जिधर धारा जा रहा हो उधर आप अंगूठा रख लीजिए, जिधर धारा जा रहा उधर, जैसे अंदर जा रहा अंदर रख लें, तो जो अंगुलियों के मुड़ने की दिशा है, वही आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो आप क्या करोगे, इसमें ऐसे, इसमें क्लॉकवाइज अंगुलियां मोड़ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यह हो गई। अब इसमें करंट कहाँ आ रहा है, बाहर, जिधर करंट बाहर आ रहा है तो उधर अंगूठा रख लें, और अंगुलियों के मुड़ने की दिशा ही इसमें क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर आपका करंट बाहर आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लक्स का डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। अगर धारा अंदर जा रही है तो जो फ्लक्स का डायरेक्शन है वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, याद रहे। इसी को कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, कहते हैं। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का यूज किया जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। तो जितने लोग ऑप्शन सी जवाब दिए हैं उनका जवाब क्या है, परफेक्ट है, परफेक्ट। यहां तक सभी लोग जवाब दे पाए भाई? तो आप सभी लोग फटाफट इस सेशन को शेयर करें, सेशन को लाइक करें। बहुत बढ़िया, डब्लू जी, ब्रजमोहन, कृष्णकांत जी बी। 23 का सी होगा, डब्लू पाल की का आंसर सही है, 23 का क्या होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बताइए। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र बताइए। F बराबर BIL साइन थीटा, F बराबर BIL कास थीटा, F बराबर BIL अपान साइन थीटा, BI²L। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र में ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, और इधर चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, अब इसी में कह रहे हैं कोई धारावाही चालक रख दीजिए, कोई क्या रखिए, धारावाही चालक रख दीजिए, लीजिए रख दिया गया, ये ऐसे, ये धारावाही चालक है और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में आपने रख दिया, इसकी लंबाई L है और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B है, और इसमें जो धारा जा रही है, कॉइल में जो धारा जा रही है, ये आपका I है। तो इसमें कितने का बल लगेगा, तो यह बराबर BIL साइन थीटा का बल लगेगा, इतने न्यूटन का क्या होगा, बल लगेगा। और इसकी दिशा किससे ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम सब ज्ञात करेंगे। क्लियर बात, यहां तक सभी को सभी समझ में आया। BIL साइन थीटा होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। समान चुंबकीय ध्रुव
एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, कि कोई बल नहीं लगाते, कि हमेशा उदासीन हो जाते हैं। देखिए, जैसे आपका नॉर्थ पोल है और इधर भी क्या है, नॉर्थ पोल है, तो ये वाला इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला इसको इधर करेगा, तो इसमें प्रतिकर्षण लगेगा। क्या लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा। अगर ऐसे ही इधर आपका साउथ है, इधर आपका क्या है, साउथ, और इधर भी साउथ है, तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो यहाँ भी आपका प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर एक नॉर्थ ले लें, एक नॉर्थ है और एक साउथ है, तो इन दोनों में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो इनमें लगेगा आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो अपो विपरीत ध्रुव, विपरीत ध्रुव, जो विपरीत ध्रुव हैं, विपरीत ध्रुव के बीच क्या होगा? आकर्षण। विपरीत ध्रुव, ये यहाँ पे विपरीत ध्रुव है, नॉर्थ पोल साउथ पोल अपोजिट है, पोल है, और ये क्या है? समान पोल, समान पोल है। यहाँ भी क्या है? समान पोल है, समान पोल है। अगर पोल समान होगा तो प्रतिकर्षण, अगर पोल अलग अलग हैं तो आकर्षण। तो समान चुंबकीय ध्रुव क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे? नहीं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऑप्शन क्या होगा? बी। ऑप्शन क्या होगा? बी। तो जितने लोग ऑप्शन बी जवाब दिए हैं उनका जवाब परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। चुंबकीय परिपथ में यम यम यफ की इकाई क्या है? वेबर किसका होता है? फ्लक्स का। टेस्ला किसका होता है? फ्लक्स डेंसिटी का, फ्लक्स डेंसिटी का। एम्पियर टर्न किसका होता है? यम यम यफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का। वेबर प्रति एम्पियर मतलब फाई अपान आई की बात कर रहे हैं, तो फाई अपान आई होता है यल का, और यल का मात्रक क्या होता है? हेनरी। क्या होता है? हेनरी। क्या मात्रक होगा? हेनरी। तो चलिए, ये तो इंडक्टेंस है, ये क्या है आपका? इंडक्टेंस है। ये क्या है? इंडक्टेंस है। तो यम यम यफ का मात्रक एम्पियर टन होता है, और यम यम यफ बराबर, यम यफ यफ बराबर फाई अपान यस होता है ना। फाई इंटू यस होता है, ये याद रहे। या जो फाई बराबर हो जाएगा यम यम यफ अपान यस होता है, जहां ये क्या है? रिलक्टेंस है। यस को हम क्या बोलते हैं? रिलक्टेंस। क्या बोलेंगे? रिलक्टेंस। क्लियर बातें? यहां तक सबका, सभी का क्लियर हुआ भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच का सूत्र बताना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच का सूत्र बताना है। चलो बताओ भाई। एच बराबर एन आई अपान एल, एच बराबर फाई अपान ए, एच बराबर म्यू बी, एच बराबर एन बी ए। तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र एच बराबर होता है वह एन आई अपान यल होता है। इसी को बोलते हैं एम्पियर आपका टर्न प्रति मीटर, एम्पियर टर्न पर मीटर। ये इसका क्या होता है? मात्रक होता है। या इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन प्रति वेबर भी होता है, मात्रक न्यूटन प्रति वेबर भी होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा। क्या सभी लोग जवाब दे रहे हैं भाई, कि केवल अकेले मैं ही जवाब दे रहा हूं? भाई सभी लोग जवाब देते जाइए। हमारे साथ जितने लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं, बहुत बढ़िया। ब्रजमोहन जी और डब्लू जी का जवाब बराबर आ रहा है, वो भी सही जवाब आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताएं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का सूत्र बताइए। फाई बराबर बी बराबर फाई ए, बी बराबर फाई अपान ए,
बी बराबर ए पार फाई, बी बराबर एन आई। तो ये होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का फॉर्मूला, ये होता है बी बराबर फाई अपान ए। मात्रक ही इसका क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या बोलते हैं, टेस्ला, या इसी को क्या बोलेंगे, टेस्ला। क्लियर बातें, क्लियर बातें। चलो भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए समांतक किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए कठोर चुंबक के लिए परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। इसके लिए टेम्परेरी मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट, या इसी कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। और बाकी पीतल में तो मैग्नेट नहीं होता है, तांबा मैग्नेट नहीं होता है। तो कौन सा जवाब सही होगा का, मृद लोहा। मैग्नेट बनाने में किसका प्रयोग करेंगे, मृद लोहा का प्रयोग करेंगे। क्या वॉइस नहीं जा रही है, क्या वॉइस नहीं जा रही है, आप सभी लोग बताइए, वॉइस क्या नहीं जा पा रही है। हमारे साथ जितने लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं, चले 29 का बी, सबका जवाब आ गया। 29 का सर क्या होगा, बी सही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में कौन सा गुण अधिक होना चाहिए, बताओ भाई। अगर परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो उसमें कौन सा गुण अधिक होना चाहिए, कम धारणशीलता, कम धारणशीलता मतलब लो रिटेंटिविटी, 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 और अधिक धारणशीलता मतलब मोर रिटेंटिविटी, मोर रिटेंटिविटी। कम प्रतिरोधकता मतलब रो रेजिस्टिविटी। शून्य गिराता मतलब कोर्सिव फोर्स, को इरेसिव फोर्स। बताओ भाई, अगर हमको परमानेंट मैग्नेट स्थायी चुंबक बनाना है तो क्या होगा। आप देखिए पहले तो ये देखिए, स्थायी चुंबक का लूप बड़ा होता है, इधर एच दिखाते हैं, इधर हम सब बी दिखाते हैं। तो ये लूप कुछ इस प्रकार बनता है आपका, ए ऐसे ऐसे, यही होता है भाई, आपको डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे जो बनता है यही इसका रिटेंटिविटी है, यही रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है, यही क्या है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है। और इधर कोरेसिविटी है, जिससे इसके अंदर रेजिडुअल को समाप्त कर पाए। लूप का क्षेत्रफल, लूप का, ये लूप है भाई, यही लूप है। लूप का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल अधिक होगा, अधिक है, तो परमानेंट मैग्नेट बनेगा, परमानेंट मैग्नेट बनेगा, परमानेंट मैग्नेट बनेगा, याद रहे, ज्यादा होना चाहिए। और बताइए, लूप का क्षेत्रफल, लूप का एरिया अधिक होने पर, अधिक होने पर हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस क्या होगा, अधिक होगा, हिस्टेरिसिस लॉस अधिक होता है। इसलिए हम सब इलेक्ट्रोमैग्नेट लो एरिया वाला, लो हिस्टेरिसिस लॉस का बनाते हैं। इसका जवाब क्या होगा भाई, उसकी रिटेंटिविटी क्या होनी चाहिए, परमानेंट के लिए हाई होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। हमारे साथ जितने लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं, आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें, सेशन को लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। चुंबकीय प्रतिष्ठंभ का सूत्र क्या है,
चुंबकीय प्रतिष्ठंभ का सूत्र क्या है बताइए। चुंबकीय प्रतिष्ठंभ सूत्र मतलब रिलक्टेंस यस। अब देखो, चूंकि आपको पता है कि R बराबर रो L अपान ए होता है, ऐसे ही आपका यस बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान म्यू नाट म्यू आर L अपान ए हो जाएगा। ये सूत्र होता है भाई, ये सूत्र होता है। यहाँ पे उल्टा दे दिए हैं, हाँ सही दिए हैं, यही सूत्र होता है। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, यस बराबर 1 अपान म्यू L अपान क्या हो जाएगा ए, L अपान क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो कौन सा जवाब सही है आपका भाई? ए यस है, ए भी यस है, ए भी यस है, ए भी यस है। कौन सा जवाब सही होगा? ए बी होगा। L अपान म्यू ए, L अपान आपका क्या होगा म्यू ए होगा। क्लियर बात? हाँ, रिलक्टेंस का मात्रक पूछते हैं तो रिलक्टेंस का मात्रक यस बराबर होता है एन आई अपान फाई। एन आई अपान क्या होता है? फाई होता है। तो मात्रक होगा एम्पियर टन पर वेवर होगा, या इसी को प्रति हेनरी भी कहते हैं, प्रति हेनरी भी कहते हैं। ये आपको पता रहना चाहिए भाई साहब, ये आपको पता रहना चाहिए कि जो रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस का मात्रक क्या होता है? एम्पियर टन वेबर या प्रति हेनरी होता है। एम्पियर टन वेबर या प्रति हेनरी होता है। इसका जवाब कितने लोग दे पाए भाई? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका बी सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी, ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चुंबकीय परिपथ के लिए हॉपकिंसन का नियम क्या है? चलो बताओ भाई। फाई बराबर एन आई एस, एन आई एस, फाई बराबर एन आई अपान एस, एन आई बराबर फाई अपान एस, और यस बराबर एन आई अपान फाई स्क्वायर। चुंबकीय हॉपकिंसन का नियम यही है आपका कि फाई बराबर आपका एन आई अपान यस होगा, ये याद रहे। एन आई अपान क्या हो जाएगा? यस होगा, एन आई अपान यस। चलो बताओ, चुंबकीय पारगम्यता मतलब म्यू का संबंध बताना है। म्यू बराबर म्यू नाट प्लस म्यू आर होता है, ठीक। म्यू बराबर म्यू नाट अपान म्यू आर आता है। म्यू बराबर म्यू नाट म्यू आर होता है कि म्यू बराबर म्यू आर माइनस म्यू नाट। तो आपका ये याद करे रहिए, म्यू नाट को बोलते हैं, इसका मान होता है 4 पाई 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस क्या होगा 7 हेनरी प्रति मीटर होता है। क्या होता है? हेनरी प्रति मीटर होता है, हेनरी प्रति मीटर होता है। और म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमेबिलिटी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी है। ये आपकी निर्वात, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता है, याद रहे। तो जितने लोग ऑप्शन सी जवाब दिए हैं उनका जवाब परफेक्ट है। आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें, सेशन को लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। वायु की सापेक्ष पारगम्यता लगभग कितनी होती है? 1 होती है। सापेक्ष पारगम्यता मतलब म्यू आर बराबर 1 होता है वायु का। वायु का क्या होगा? 1 होगा। ऑप्शन क्या है? बी सही है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन क्या है आपका? बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम के अनुसार प्रेरित ईएमएफ किसके समानुपाती होती है? बताओ भाई। फ्लक्स के मान के समानुपाती होता है, कि फ्लक्स लिंकेज के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, कि आपका चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है, कि केवल फेरों की संख्या के समानुपाती होता है? अब चूंकि फैराडे के नियम से आप जानते हैं, फैराडे
के नियम से ई एम एफ ई बराबर माइनस एन डी फाई अपान डी टी, यही होता है भाई। और जहां पे ये जो चीज है ये इसे फ्लक्स लिंकेज कहते हैं। ये आपका जो यन डी फाई है इसी को फ्लक्स लिंकेज बोला जाता है, फ्लक्स लिंकेज बोला जाएगा। और फ्लक्स लिंकेज पर नहीं, उसके परिवर्तन पर निर्भर करता है, फ्लक्स लिंकेज के परिवर्तन पर निर्भर करता है। अर्थात आपका ऑप्शन क्या सही होगा? बी। ऑप्शन क्या होगा भाई? बी। बहुत बढ़िया, एक ही केवल जवाब दे रहे भाई संदीप जी, बहुत बढ़िया। और सब लोग भी जवाब देते रहे भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। 200 फेरों की कुंडली में यन बराबर 200 हो गया। धारा कितना है? आई बराबर दे दिए 2 एम्पियर दे दिए। यम यम यफ पूछ रहे हैं तो यम यम यफ बराबर होता है एन आई, और एन का मान है 200, आई का मान है 2, तो 200 दूना 400 एम्पियर टन आएगा। 400 एम्पियर टन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। 400 एम्पियर टन में कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। किसी कोर में कुल फ्लक्स फाई बराबर 2 मिलीवेबर तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए बराबर 4 गुणे 10 घाते -3 मीटर स्क्वायर। फ्लक्स घनत्व बी बताइए। फ्लक्स घनत्व बी बताना है। फ्लक्स घनत्व बी, चूंकि बी बराबर होता है फाई अपान ए, तो फाई का मान है 2 मिली, यह है 2 मिली, मतलब 2 गुणे 10 घाते -3 वेबर के हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 गुणे 10 घाते -3 अपान ए का मान की, हाँ ए का मान है 4 गुणे 10 घाते -3, तो इनसे कट गए, तो ये आपका आ जाएगा बी बराबर 0.5 टेस्ला आएगा। 0.5 टेस्ला कौन सा सही है आपका? ऑप्शन बी है। तो जो लोग ऑप्शन बी जवाब दिए हैं, किसी का जवाब नहीं आ रहा है भाई, क्या बात है? न्यूमेरिकल लगता है आप सब लोग का वीक है, इसलिए आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। न्यूमेरिकल आप सबका वीक है लगता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। यदि चुंबकीय पथ की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, जो यल है वो बराबर आपका 2l कर दिया जाए, और अन्य सभी राशियां स्थिर है, तो रिलक्टेंस बताइए। तो रिलक्टेंस बताना है, तो चूंकि यस बराबर होता है आपका 1 अपान म्यू, यल अपान ए होता है, तो यस समानुपाती यल के। अगर यल 2 गुना कर रहे हैं तो यस भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। कितना होगा? 2 गुना होगा। तो कौन सा जवाब सही है आपका भाई? ऑप्शन आपका बी सही है। जो लोग ऑप्शन बी जवाब दिए हैं उनका जवाब क्या है? परफेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए भाई। हिस्टेरिसिस लूप का क्षेत्रफल किसके समानुपाती होता है? बताओ भाई, हिस्टेरिसिस लूप का क्षेत्रफल किसके समानुपाती होता है? ये हिस्टेरिसिस लूप होता है, हिस्टेरिसिस लूप ऐसे आपका होता है भाई, यही हिस्टेरिसिस लूप है। हिस्टेरिसिस यही आपका लूप है। इधर आपका क्या रहता है? इधर आपका एच रहता है, इधर क्या रहता है? बी रहता है। ठीक, अब किसके समानुपाती होगा? प्रतिचक्र ताबा हानि के, पतचक्र हिस्टेरिसिस ऊर्जा हानि के, पतचक्र मतलब भवन धारा के, कि चुंबकीय फ्लक्स के। देखिए आपको पता है जो लूप का क्षेत्रफल है, लूप का क्षेत्रफल आपका जो हिस्टेरिसिस लॉस है, हिस्टेरिसिस जो लॉस है उसके समानुपाती होता है। लूप के क्षेत्रफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। और हिस्टेरिसिस लॉस WH बराबर होता है ईटा एच बी मैक्स 1.6 EFB के बराबर होता है। ये फार्मूला होता है।
इतना आपका वाट के क्या होगा, बराबर होगा। लूप का क्षेत्रफल जितना ज्यादा, हिस्टेरिसिस लॉस उतना अधिक होगा। तो अर्थात प्रतिचक्र हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, अधिक होता है। क्या सभी का जवाब आया भाई? बहुत बढ़िया, 3 लोग इस समय जवाब दिए, बहुत अच्छा। बी ऑप्शन सही होगा भाई, संदीप कुमार, डब्लू जी, बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। भंवर धारा हानि कम करने के लिए चुंबकीय कोर को क्या करते हैं, ठोस बनाते हैं, परतदार बनाया जाता है, तांबे का बनाया जाता है, मोटा बनाया जाता है। परतदार मतलब लैमिनेटेड, लैमिनेटेड, लैमिनेटेड होता है। तो आपको पता है हिस्टेरिसिस हानि पता कम करने के लिए हम कोर को पतला पतला बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पतला पतला बनाते हैं। कोर पतला बनने से हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, आपका कम होता है। कोर पतला पतला बनाया जाएगा, क्या होगा, पतला पतला होता है, जिससे इड्डी करंट लॉस कम हो, इड्डी लॉस आपका क्या हो, कम हो, कम हो। परतदार बनाया जाएगा, कैसा बनाया जाएगा, परतदार बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। एक लंबी परिनालिका में 1000 फेरे हैं, यन बराबर कितना है, 1000 फेरा। एक लंबी परिनालिका मतलब इस प्रकार, ऐसे ये लंबी परिनालिका सोलेनाइड है, 1000 फेरे हैं। लंबाई इसकी जो है यल बराबर 0.5 मीटर है, ठीक। इसमें करंट 2 एम्पियर जा रहा है, आई बराबर 2 एम्पियर जा रहा है। उसकी क्षेत्र तीव्रता एच बतानी है। अब देखो भाई, अब चूंकि आपको पता है, चूंकि एच बराबर होता है एन आई अपान यल के, अब रख दो भाई, एन आई अपान क्या होता है, यल के होता है। एन का मान कितना है, 1000, आई का मान कितना है, 2, और यल का मान है 0.5, यही है भाई। अब हल कर लीजिए, तो हो जाएगा 2000, ये आपका 2000, एक जीरो और बढ़ा ले, नीचे 5 आ जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, मतलब ये 4000 आएगा। कितना आएगा, 4000 एम्पियर पर मीटर। एम्पियर टन पर क्या होता है, मीटर होता है, ठीक। चलो भाई बताओ अब, किसी पदार्थ में एच बराबर 1000 एम्पियर प्रति मीटर है, म्यू आर बराबर 500 है, बी का लगभग मान कितना होगा। तो चूंकि बी बराबर होता है म्यू एच के, क्लियर बात। अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा एच, एच बराबर होता है आपका एन आई अपान यल। तो एन का मान दिए हैं क्या, एच है, एच तो दिया है भाई, कोई दिक्कत नहीं। और म्यू की जगह लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच, ये लिखा जा सकता है। तो बी निकालना ही आपको है। म्यू नॉट का मान सबको पता है, म्यू नॉट बराबर होता है 4 पाई गुणे 10⁻⁷, ठीक, हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर। चलो रख दो भाई, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू म्यू आर, म्यू आर कितना है 500, इंटू एच, हाँ एच कितना है 1000, क्लियर बात। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 3 2 5, तो ये 2 बचेगा, 4 पंजे 20, ये 2 आएगा, 2 3 6, आपका यही आएगा भाई। आपका क्या आएगा, देखो हल करते हैं भाई, ये 2 3 2 5 हो गया, 5 चौका 20, एक 6 हो गया, 2 पाई आएगा इंटू 10⁻⁻1, ये आएगा, ठीक। तो 2 गुणे 3.14 गुणे 10⁻⁻1, तो -1 का मतलब 1 अंक 10 इधर आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, 6.28 आएगा, 6.28 आएगा, 6 दशमलव, ना 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 बाबा ना, 0.628 आएगा।
0.00628 टेस्ला आएगा। हल कर लो भाई, इसको हल करोगे तो यही आएगा। क्लियर बात? सबका जवाब आया भाई? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन क्या है? सी सही है। सभी लोग सेशन को शेयर कर दे, आज सेशन को लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जवाब सबका आया 0.628। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया डब्लू जी, बहुत बढ़िया डब्लू जी का जवाब बहुत अच्छा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। 200 फेरों वाली कुंडलियों में फ्लक्स 5 मिली सेकेंड 0.8 मिली वेबर से घटकर 0.2 मिली वेबर हो जाता है। तो यहाँ पे डी टी बराबर 5 मिली सेकेंड, मतलब 5 × 10⁻³ और पहले फाइवन का मान था 0.8 मिली वेबर बराबर हो जाएगा आपका मिली वेबर, फिर फाई टू का मान कितना है 0.2 मिली वेबर है। अब आपसे क्या पूछना चाहते हैं? ईएमएफ। तो चूंकि आपको पता है ई बराबर होता है ई एम एफ बराबर होता है डी फाई अपान डी टी। एन का मान नहीं दिया तो एन का मान छोड़ दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका फाई टू माइनस फाई वन अपान डी टी का मान कितना दिए हैं 5। जब मिली में तो 5 ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लगा सब मिली में है। फाई टू का मान बोलो भाई, फाई टू कितना है 0.2 माइनस 0.8, यहाँ माइनस रहता है। ये आपका क्या आ जाएगा बाबा? ये 5 आ जाएगा, तार में से 2 गया 6 आ जाएगा, तो 0.6/5, 0.12 कर दिए 0.12। कहाँ गड़बड़ी हुई बाबा? मिली वेबर ये भी है, मिली सेकेंड ये भी है, 10⁻³ है। तो उसको वेबर रखना चाहिए। यहाँ पे एक चीज देखिए, सही तभी आएगा जब ये मिली नहीं रहेगा, ये भी मिली नहीं रहेगा, मिली मत रखिए, तब हम यहाँ पे रखेंगे, ये यहाँ आ जाएगा यही, ये गुणे 10⁻³ कर लेंगे, सॉरी, तब नीचे हो जाएगा 5 गुणे टी का मान रखना है 5 गुणे 10⁻³ तो 5 गुणे 10⁻³ तो आ गया 0.12 इंटू 10⁻³ तो आ जाएगा 120 वोल्ट आएगा। क्या आएगा? 120 वोल्ट आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी। तो कितने लोग डी जवाब दिए हैं? कितने लोग डी जवाब दिए हैं? 43 का बी गलत, 43 का बी नहीं होगा, 30 आएगा ही नहीं, 30 आएगा नहीं, 0.6 में 5 का भाग करें 0.12 आएगा, 30 नहीं आएगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। 0.5 मीटर लंबा 0.8 टेस्ला, देखिए लंबाई कितना है 0.5 मीटर है, और बी का मान कितना है 0.8 टेस्ला है, आई का मान कितना है 4 एम्पियर है। तो क्षेत्र में लंबवत रखते तो उस पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। लंबवत मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ क्या है साउथ पोल, चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, और एक इसमें धारावाही चालक इन्होंने रख लिया, इन्होंने एक धारावाही चालक रख लिया। ये कितना कोण बना रहा है? कितना बना रहा है? 90 डिग्री। कितना बता रहा है भाई? ये 90 डिग्री कोण बना रहा है। अब इसमें धारा क्या है? आई है, इसमें धारा क्या है? आई जा रही है। ये बी है आपका, तो एफ बराबर पता है होता है आई बी एल साइन 90
तो साइन 90 का मान n, तो सीधे 1 हो जाएगा। आई का मान बोलो भाई, आई का मान 4, बी का मान 0.8, यल का मान 0.5, 8 पंजे 40, 0.4, 4 16, मतलब 1.6 न्यूटन आएगा। 1.6 न्यूटन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन सी सही है। क्लियर बात हो गई भाई? यहाँ तक जवाब आया सभी का? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा हो तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा? कुछ नहीं लगेगा, बल कुछ नहीं लगेगा। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है और जो चालक है वो भी ऐसे रखा है। ये आपका क्या है भाई? चालक है, ये चालक है, ठीक। और इसमें थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो बल कितना लगता है भाई? बल एफ बराबर क्या हो जाएगा? आई बी यल साइन 0 अंश। साइन क्या हो जाएगा? 0 अंश। और साइन 0 का मान सबको पता है, साइन 0 का मान 0, तो अर्थात बल भी आ जाएगा 0 आएगा। बल भी क्या आएगा? 0 न्यूटन आएगा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही होगा। जितने लोग ऑप्शन सी जवाब दिए हैं उनका जवाब परफेक्ट है। बहुत बढ़िया भाई। अभी हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सबसे पुराने स्टूडेंट, क्या नाम है भाई? आपका नाम नहीं दिख रहा है भाई। कुंदन फॉर यू जी। बहुत बढ़िया कुंदन फॉर। 45 का ए नहीं सही होगा, 45 बी आई एल नहीं होता है। जब 90 डिग्री होगा, जब थीटा 90 होगा, जब थीटा 90 होगा तब बी आई एल बनेगा। और जब समांतर रहेगा तो थीटा 0 होता है। समांतर रखने पर थीटा का मान 0 डिग्री आता है। याद रहे, यही छोटी छोटी गलतियां बड़ी गलतियां बन जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किसी चुंबकीय परिपथ की यम यम एफ 800 एम्पियर टन और रिलक्टेंस मतलब एस 2 गुणे दिखाते 6 एम्पियर टन है, तो फ्लक्स बताइए। तो भैया आपको बताया गया है, चूंकि जो फ्लक्स फाई बराबर होता है यम यम एफ अपान यस होता है। यम यम एफ कितना है? 800। ये है 2 गुणे 10 घाते 6 है। तो आप क्या करिए, ये आपका 2 जीरो इससे कम कर दीजिए, 4 बचेगा और यहाँ 4 आएगा। 4 गुणे 10 घाते 4, 4 आएगा। अब इसको किसमें देखा? 10 घाते -4 आएगा। तो ये क्या करते हैं, 1 जीरो और उधर ले जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 0.4। 0.4 10 घाते -3, ये आपका वेबर आएगा। तब इसे 0.4 मिली वेबर कहेंगे, मिली वेबर कहेंगे। ये हैगा 4 मिली वेबर नहीं होगा, 0.4 मिली वेबर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलो विचार करते हैं। वायु अंतराल बढ़ाने पे चुंबकीय रिलक्टेंस बढ़ता है, सही बात है। एयर गैप बढ़ाएंगे तो फ्लक्स जल्दी नहीं जाएगा, बढ़ेगा। वायु अंतराल बढ़ाने पे समान फ्लक्स के लिए अचानक एमएफ बढ़ती है। हाँ, देखो बता देते हैं, पहले देख लीजिए, पहले डायग्राम बना दे फिर उसके बाद बताते हैं। ये ऐसे मान लीजिए, इस पे हमने क्या किया, कॉइल लपेट दिया, ये बाहर कर लिए, ये बाहर कर लिए। इसमें धारा आई आ रही है, इसमें टर्न यन है। ये बात हो गई। अब यही एयर गैप है, एयर गैप है, यही एयर गैप है।
अब क्या होगा, मान ले रहे हैं फ्लक्स इधर से ऐसे आएगा, मान रहे हैं फ्लक्स इधर से ऐसे आएगा, काला ले लेते हैं, फ्लक्स ऐसे आएगा, ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ जाएगा एयर गैप। तो एयर गैप में यस का मान अधिक होता है रिलक्टेंस, और इसमें यस का मान कम होता है, यस का मान कम होता है। यस मतलब रिलक्टेंस, जो फ्लक्स स्थापित होने का विरोध करता है। अब कह रहा है कि वायु अंतराल बढ़ाएंगे, अगर ये अंतराल बढ़ाएंगे तो एयर गैप से फ्लक्स गुजारने के लिए ज्यादा एफ लगाना पड़ेगा, एफ बढ़ाना पड़ेगा। ये भी सही है। वायु अंतराल में चुंबकीय ऊर्जा संचित होती है, इसी एयर गैप में ही हाफ एल आई स्क्वायर संचित होता है। हाफ एल आई स्क्वायर क्या होता है, संचित होता है। तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। इसमें तीनों ऑप्शन क्या हैं आपके, सही है। 1 2 3 सब ऑप्शन क्या होंगे आपके, सही होंगे। क्लियर बात। किसका किसका जवाब आ चुका भाई, किसका किसका जवाब आ चुका, डी, कुंदन पारेडी, WGD, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किसी ऐसी चुंबकीय परिपथ में आवृत्ति दुगनी कर दी जाती है और अधिकतम फ्लक्स घनत्व स्थिर रखा जाता है, तो प्रति इकाई आयतन में हिस्टैरिसीस शक्ति हानि लगभग कितनी होगी। तो हिस्टैरिसीस लॉस आपको पता है, हिस्टैरिसीस लॉस WH बराबर ईटा H B मैक्स 1.6 FV। अब इसको स्थिर कर रहे हैं और V को भी स्थिर कर रहे हैं, तो W जो H है वो समानुपाती F के होगा। अगर F 2 गुना कर दिए तो हिस्टैरिसीस लॉस भी 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 2 गुना हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। क्लियर बात है। तो कौन सा जवाब सही है आपका, ऑप्शन बी सही है। तो जो लोग ऑप्शन बी जवाब दिए हैं उनका जवाब परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। चलो बताओ भाई, आवृत्ति 2 गुनी कर दी जाए तो अधिकतम फ्लक्स घनत्व स्थिर रखा जाए तो भंवर धारा हानि लगभग कितना होगा। अरे भाई चूंकि आपको पता है इड्डी करंट जो लॉस होता है वो होता है ईटा ई BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर। अब जो WE है वो फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती है। अगर आवृत्ति 2 गुनी कर रहे हैं, यहाँ पे 2F का स्क्वायर कर हो जाएगा, तो WE आ जाएगा 4F स्क्वायर होगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा। कितना होगा, 4 गुना होगा। कौन सा जवाब सही है, सी। जो जितने लोग सी जवाब दिए हैं उनका जवाब क्या है, परफेक्ट। चलिए अब आगे बढ़िए भाई। देखिए आपको अगर PDF लेना है, क्या लेना है, PDF। PDF के लिए, PDF के लिए HPH क्लासेस डाउनलोड करें, डाउनलोड करें। ठीक है, क्लियर बात। PDF के लिए स्पेस क्लासेस आपको डाउनलोड करना होगा। PDF प्रिंट भी निकाल सकते हैं और प्रिंट निकाल के अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो सेशन कैसा लगा, आप सभी लोग क्लास के बाद जरूर कमेंट करिएगा, लाइव क्लास के बाद जरूर कमेंट करिएगा सेशन कैसा लगा। और कल की हमारी 10 बजे टाइमिंग रखी गई है AC सर्किट की, तो AC सर्किट कल हम 10 बजे पढ़ेंगे। आप सभी लोग लाइव सेशन में 10 बजे जरूर बनिएगा, लाइव सेशन में 10 बजे जरूर बनिएगा। मिलेंगे हम
कल का एसी सर्किट है, हाँ वो हम 10 बजे कंटिन्यू करेंगे, और उसका थियरी और पीवाईक्यू एमसीक्यू सब एक साथ देखेंगे। और फिर रात में एसी के बाद अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, जिससे जो टॉपिक हमारा छूटा है वो भी हमारा कवर हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा, आप सभी लोग कमेंट जरूर करें। आप बताइए, अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, किसी को कोई इंक्वायरी लेना है तो पूछ सकता है। किसी को भाई कुछ पूछना है? थैंक डब्लू जी। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो भाई पूछो भाई। किसी को कुछ पूछना है? चलिए कोई बात नहीं, सेशन को आप करते हैं।